संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी। पीएम मोदी अब से थोड़ी देर बाद लोकसभा में देंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप, संसद में उपस्थित रहने के लिए दिए निर्देश। लोकसभा में बजट सत्र के चौथे दिन पेपर लीक और नकल पर नकेल कसने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 हुआ पेश। जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक 2024 भी लोकसभा में पेश। ग्रैमी अवार्ड्स में मची भारतीय संगीत की धूम। शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन के बैंड शक्ति के नाम बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड। बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने जीता दूसरा ग्रैमी। पीएम मोदी ने ग्रैमी में अभूतपूर्व सफलता के लिए दी बधाई। उपलब्धि को बताया भारत के लिए बेहद गौरव का विषय। उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट। योगी सरकार ने धार्मिक शहरों के लिए खोला खजाना। अयोध्या के लिए योजनाओं की खास सौगात। बोले, यूपी के सीएम बजट के संकल्प के एक एक शब्द में है श्री राम। चंपई सोरेन सरकार को विश्वास मत हासिल। पक्ष में 47 जबकि विरोध में मिले 29 मत। विश्वास मत के बाद ईडी दफ्तर ले जाए गए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। गिरफ्तारी के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी से 9 फरवरी तक मांगा जवाब। 12 तारीख को होगी अगली सुनवाई। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 फरवरी को अगली सुनवाई तक के लिए बढ़ाई गई। शराब घोटाले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई पेशी। और भारत ने 106 रन से जीता विशाखापट्टनम टेस्ट। 292 पर सिमटी इंग्लैंड की पारी। बुमराह को 9 विकेट। यशस्वी का दोहरा शतक बना टर्निंग पॉइंट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस समाचार बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब पर चर्चा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में आज शाम 5 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट पर यह जानकारी दी। उधर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को 3 पंक्तियों का व्हिप जारी कर उन्हें संसद में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। और बजट सत्र के चौथे दिन केंद्र सरकार ने प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने से जुड़ा सख्त प्रावधानों वाला बिल लोकसभा में पेश किया। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 बिल को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में पेश किया। इस बिल के जरिए सख्त से सख्त सजा देने का प्रावधान किया गया है। स्पीकर सर, I rise to move for leave to introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Bill 2024 लोक परीक्षा अनुचित साधन का निवारण विधेयक 2024। धन्यवाद। विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। स्पीकर सर, आई इंट्रोड्यूस द बिल। और लोकसभा में आज जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह बिल पेश किया। विधेयक में जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989, जम्मू कश्मीर निगम अधिनियम 2000 और जम्मू कश्मीर नगर निगम अधिनियम 2000 में संशोधन का प्रस्ताव है। महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 का 9, जम्मू कश्मीर नगरपालिका अधिनियम 2000 का 20 तथा जम्मू कश्मीर नगर निगम अधिनियम 2000 का 21 का और संशोधन करने वाले विधेयक को
पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। महोदय, मैं विधेयक प्रस्तापित करता हूँ। और केंद्र सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में 78,673 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय के लिए सोमवार को लोकसभा से मंजूरी मांगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान के अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच को सदन में पेश किया। अनुदान के अनुपूरक मांगों में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल अतिरिक्त व्यय शामिल है। इसकी प्रतिपूर्ति 1,21,000 करोड़ रुपए से अधिक की बजट के साथ किया जाएगा। लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में 78,672.92 करोड़ रुपए व्यय का शुद्ध नगद प्रवाह शामिल है। और सूरीनाम का संसदीय शिष्टमंडल नेशनल असेंबली के चेयरमैन मरीनुस के नेतृत्व में भारत दौरे पर आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मरीनुस बे के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को ऐतिहासिक बताया। सूरीनाम में भारतीयों के आगमन के 150 वर्ष पूरा होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा को भी ऐतिहासिक बताया। दोनों देशों की संसदों के आपसी संबंध भी बेहद प्रगाढ़ हैं। स्पीकर बिरला ने इस वर्ष लोकसभा चुनाव की जानकारी देते हुए चुनाव को भारत का लोकतांत्रिक उत्सव बताया। 2047 तक विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि को लेकर भी चर्चा हुई। मरीनुस बे ने भारत यात्रा पर खुशी जताते हुए एक महान लोकतांत्रिक देश बताया। सूरीनाम में भारत के सहयोग से तेल रिफाइनरी बनी है। 2028 तक रिफाइनरी में 20 लाख बैरल तेल उत्पादन की जानकारी दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सूरीनाम यात्रा के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान ओएसडी राजीव दत्ता भी उपस्थित रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकिर हुसैन, राकेश चौरसिया, शंकर महादेवन, वी सेल्वा गणेश और गणेश राजगोपाल को ग्रैमी में अभूतपूर्व सफलता के लिए बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, ग्रैमीज में अभूतपूर्व सफलता पर जाकिर हुसैन, राकेश चौरसिया, शंकर महादेवन, वी सेल्वा गणेश और गणेश राजगोपालन को बधाई। संगीत के प्रति आपकी असाधारण प्रतिभा और समर्पण ने दुनिया भर का दिल जीत लिया है। भारत को गर्व है। ये उपलब्धियां आपके द्वारा की जा रही कड़ी मेहनत का प्रमाण है। ये नई पीढ़ी के कलाकारों को बड़े सपने देखने और संगीत में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए भी प्रेरित करेगी। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जाकिर हुसैन, राकेश चौरसिया, शंकर महादेवन, वी सेल्वा गणेश और गणेश राजगोपालन को ग्रैमी पुरस्कार जीतने के लिए बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, भारतीय संगीत की गौरवशाली परंपरा के लिए महत्वपूर्ण क्षण। ग्रैमी पुरस्कार जीतने पर जाकिर हुसैन, राकेश चौरसिया, शंकर महादेवन, वी सेल्वा गणेश और गणेश राजगोपालन को बधाई। आप सभी ने अपनी प्रतिभा से हमारे देश और हमारी सांस्कृतिक विरासत को गौरवान्वित करते हुए दुनिया को जीत लिया है। आपका संगीत और सशक्त हो। और रविवार को लॉस एंजल्स में 66वें ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन किया गया। भारत ने इस साल ग्रैमी अवार्ड्स में बड़ी जीत हासिल की है। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में भारतीय संगीतकारों का जलवा देखने को मिला। ग्रैमी अवार्ड विजेता राकेश चौरसिया ने कहा कि मुझे गर्व है। उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि ये अवार्ड भारत में वो लेकर आ रहे हैं। मेरे लिए तो यही खुशी की बात है कि ये पहला साल है और इसी में नॉमिनेट हुआ और इसी साल में ग्रैमी मिल भी गया। और हमारे जो एल्बम है एज वी स्पीक, इसे 2 कैटेगरी में मिला है, तो 2 ग्रैमी है। और मुझे मिलने से ज़्यादा मुझे अपने देश के लिए फ़ख्र है कि मैं ये अवार्ड अपने देश भारत में ला रहा हूँ। राकेश चौरसिया ने कहा कि संगीत बिना जीवन अधूरा है। सभी को अपने जीवन में संगीत जरूर शामिल करना चाहिए। सबको ये कहना चाहूँगा, फैंस को और बाकी दुनिया को, कि संगीत अपने ज़िंदगी में ज़रूर ऐड करिए। बिकॉज कहते हैं ना कि संगीत बिना जीवन अधूरा है। संगीत ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, उपशास्त्रीय संगीत हो, लाइट म्यूजिक हो, गज़ल हो, जो भी है।
पर संगीत अपने जीवन में जरूर होना चाहिए जी। अगर संगीत में कुछ करना है तो किसी चाहत को रख के नहीं करेंगे कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। बस एक डेडिकेशन, एक अपनी चाहत, एक लगन, एक थोड़ा पागलपन संगीत में होगा तो मेरे ख्याल से हर आदमी हिमालय की चोटी तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि शास्त्रीय संगीत से हमारे संगीत की बुनियाद मजबूत होती है। तो हमारे शास्त्रीय संगीत में वो ताकत है कि हम अगर इसे अच्छे से करें तो हमारी बुनियाद जो संगीत की है वो काफी मजबूत हो जाती है और इसके जरिए हम बाकी कोई भी अगर दूसरे जॉनर का म्यूजिक हम करना चाहेंगे तो थोड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए। देश के विभिन्न अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले धार्मिक नेता आज संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मिलने के लिए संसद पहुंचे। इस दौरान सभी धार्मिक नेता संसद की कार्यवाही भी उन्होंने देखी। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य इमाम उमेर अहमद इलियासी ने कहा कि सभी धर्म के नेता पैगाम मोहब्बत लेकर आए हैं। हमारा आज का मिलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आज का पैगाम मोहब्बत है। जहाँ तक पहुँचे आज हम ये बताना चाहते हैं। कितने लोग, कौन कौन लोग आए हैं सर? पूरा मिनोरिटीज, हम ऑल इंडिया मिनोरिटीज मेंबर्स। जातियाँ अलग हो सकती हैं, हमारे इबादत करने के तरीके अलग, पैगाम मोहब्बत है। तो ये उमेर अहमद इलियासी थे जिन्होंने कहा कि सभी धर्म के नेता पैगाम मोहब्बत लेकर आए हैं। और बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज मंत्री सुरेश खन्ना ने, जो कि वित्त मंत्री हैं राज्य के, उन्होंने बजट पेश किया। बजट पेश करने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में बजट को मंजूरी दी गई। इसके बाद बजट को विधानसभा में पेश किया गया। यह बजट गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं पर विशेष तौर पर केंद्रित रहा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा कि यह बजट लोक कल्याण को समर्पित एक आर्थिक दस्तावेज है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बजट की शुरुआत में, मध्य में और अंत में सब में प्रभु श्री राम हैं। उनके विचार में, संकल्प में, एक एक शब्द में श्री राम है। उन्होंने बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। आज का जो बजट है, जो हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, वह बजट प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए लोक मंगल की उन भावनाओं को समर्पित किया कि यही मह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। तुलसीदास जी के इन शब्दों में कि बजट की शुरुआत में, बजट के मध्य में और अंत में भी प्रभु श्री राम हैं। उनके विचार में, उनके संकल्प में एक एक शब्द में श्री राम हैं, क्योंकि श्री राम लोक मंगल के पर्याय हैं और यह बजट भी लोक मंगल को समर्पित करते हुए प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का उत्तर प्रदेश का एक आर्थिक दस्तावेज है। और झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया है। विधानसभा के विशेष सत्र में चंपई सोरेन की ओर से विश्वास मत का प्रस्ताव सदन में पेश किया गया। विश्वास मत प्रस्ताव के पक्ष में 47 वोट प्राप्त हुए, जबकि विरोध में 29 मत मिले। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को राज्य विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के बाद वापस ईडी कार्यालय भेज दिया गया। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड।
गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। खबर मध्य प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। MP के CM ने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया X पर साझा करते हुए लिखा, आज संसद भवन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सौजन्य भेंट की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज श्रीलंका के नेशनल पीपल्स पावर और JPV नेता अनुरा कुमार दिसानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही श्रीलंका की आर्थिक चुनौतियों और आगे की रणनीति के विषय में भी बातचीत हुई। डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर एक तस्वीर साझा की। उन्होंने लिखा कि भारत अपनी नेबरहुड फर्स्ट और सागर नीतियों के साथ हमेशा श्रीलंका का एक विश्वसनीय मित्र और विश्वसनीय भागीदार रहेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री इग्नाजियो कैसिस के बीच आज एक सार्थक वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन की स्थिति और शांति के संभावित रास्तों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आर्थिक संबंधों और भू राजनीतिक चुनौतियों पर चर्चा की। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने बहुपक्षवाद को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दोहराया। भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी संजय जाजू ने आज सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाल लिया है। संजय जाजू वर्ष 1992 बैच के IAS अधिकारी हैं, जो वर्तमान में अपने काडर राज्य तेलंगाना में कार्यरत थे। इस पद पर पहले कार्यरत अपूर्व चंद्र को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और लोकसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार अभियान में बच्चों का इस्तेमाल नहीं करने को लेकर राजनीतिक दलों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरीके से बच्चों के इस्तेमाल को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग के मुताबिक राजनीतिक दलों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि वे किसी भी चुनाव प्रचार में बच्चों को शामिल न करें। साथ ही रैलियों, नारे लगाने, पोस्टर वितरित करने सहित प्रचार अभियान से बच्चों को दूर रखें। नेताओं और उम्मीदवारों को प्रचार या रैलियों के दौरान बच्चों को ले जाने, बच्चों को गोद में उठाने और अपने वाहन में बच्चों को गोद में रखने की भी अनुमति नहीं है। आयोग किसी भी तरह से राजनीतिक अभियान में बच्चों की भागीदारी पर रोक लगाता है। इनमें बच्चों द्वारा कविता पाठन, उनके द्वारा किसी पार्टी को लेकर बोले गए शब्द हों या फिर किसी पार्टी या उम्मीदवार के प्रतीक चिन्ह का प्रदर्शन शामिल है। हालांकि अपने माता पिता या अभिभावक के साथ प्रचार अभियान या चुनावी रैली में मौजूदगी को बच्चों के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और काशी में ज्ञानवापी में व्यास जी तहखाने में हो रही पूजा पाठ रोकने को लेकर मुस्लिम पक्ष ने प्रार्थना पत्र दाखिल किया था, जिस पर आज वाराणसी अदालत ने हिंदू पक्ष ने आपत्ति जताई। हिंदू पक्ष ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि जब हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई चल रही हो तो अभी यहां उस विषय पर सुनवाई औचित्यहीन है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 फरवरी को होगी। और आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI की ओर से दर्ज केस में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि को 22 फरवरी तक बढ़ा दिया है। कोर्ट ने CBI से जांच की प्रगति के बारे में विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद कवर में दाखिल करने का निर्देश दिया। CBI ने कोर्ट को बताया कि 16 आरोपियों को लेकर जांच पूरी हो चुकी है। CBI ने कोर्ट से आग्रह किया है कि उपरोक्त आरोप तय करने को लेकर जिरह शुरू की जाए। आरोपियों के वकील ने CBI की दलील का विरोध किया। कोर्ट 22 फरवरी को आगे सुनवाई करेगा। ऐसे में मनीष सिसोदिया को 22 फरवरी तक जेल में ही रहना होगा। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से हफ्ते में एक बार कस्टडी में रहते हुए मुलाकात की इजाजत दे दी है। मुलाकात के दौरान डॉक्टर भी मौजूद रहेंगे। कोर्ट के अगले आदेश तक की व्यवस्था
जारी रहेगी। मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर कोर्ट आगे 12 फरवरी को सुनवाई करेगा। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और पिछले दिनों क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कैरेज ने एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री वर्ष 2023 में पिछले वर्ष की तुलना में 50% अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2023 में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 1.5 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई थी, यानी 1.5 मिलियन वाहन जो है वो बिक रहे थे। कैरेज के मुताबिक वर्ष 2022 में इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल बिक्री की संख्या 1.02 मिलियन से बढ़कर 2023 में 1.53 मिलियन हो गई, जो लोगों द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का मजबूत संकेत है। पिछले 2 वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने को लेकर लोगों का रुझान काफ़ी बढ़ा है। भारत में ऑटो बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल हिस्सेदारी वर्ष 2021 में 1.75% से बढ़कर 2023 में 6.38% हो गई है। आंकड़ों से पता चलता है कि दोपहिया वाहनों में 37% की बढ़ोतरी हुई है और तिपहिया वाहनों में 66% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यात्री वाहनों में 113% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि वाणिज्यिक वाहनों में 169% की वृद्धि दर्ज की गई है। क्रेडिट रेटिंग कैरेज के मुताबिक चुनौतियों के बावजूद इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2023 के दौरान इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री में दोपहिया और तिपहिया वाहन भारत में शीर्ष पर रहे हैं, जो कुल बिक्री का 90 से 95% था। बाजार को देखते हुए इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में विकास की गति 2024 तक जारी रहने की उम्मीद है। ये सरकारी पहल बुनियादी ढांचे में सुधार और बैटरी लागत में कटौती की वजह से संभव हुआ है। और हाल ही में जारी ईपीएफओ के ताज़ा पेरोल आंकड़ों के मुताबिक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने नवंबर 2023 में 13.95 लाख नए सदस्य जोड़े हैं। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बीते वित्त वर्ष के मुकाबले चालू वित्त वर्ष में सदस्यों की संख्या ज़्यादा बनी हुई है। आंकड़ों से पता चलता है कि समीक्षाधीन महीने के दौरान करीब 7.36 लाख नए सदस्य शामिल हुए हैं। इस दौरान जोड़े गए कुल नए सदस्यों से उसमें से 18 से 25 आयु वर्ग की हिस्सेदारी 57.30% है। इससे पता चलता है कि देश के संगठित क्षेत्र के कार्यबल में शामिल होने वाले अधिकतर सदस्य युवा हैं, जो पहली बार नौकरी की शुरुआत कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक समीक्षाधीन महीने में ईपीएफओ की योजनाओं से बाहर चले गए करीब 10.67 लाख सदस्य वापस ईपीएफओ में फिर से शामिल हो गए हैं। बयान के मुताबिक जोड़े गए 7.36 लाख नए सदस्यों में से लगभग 1.94 लाख महिला सदस्य हैं, जो पहली बार ईपीएफओ में शामिल हुई हैं। समीक्षाधीन माह में कुल 2.80 लाख महिलाएं ईपीएफओ की योजनाओं में शामिल हुई। आंकड़ों के मुताबिक सबसे अधिक सदस्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा और दिल्ली में शामिल हुए। महाराष्ट्र 21.60% सदस्य बढ़ोतरी के साथ सबसे आगे रहा है। और डिपॉजिटरी के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई के जनवरी में देश के बॉन्ड बाजार में 19,800 करोड़ रुपए का निवेश किया है। जून 2017 के बाद से ये बॉन्ड बाजार में एफपीआई के निवेश का सबसे अधिक मासिक स्तर है। उस समय उन्होंने बॉन्ड बाजार में 25,685 करोड़ रुपए डाले थे। भारत सरकार के बॉन्ड को जेपी मॉर्गन इंडेक्स में शामिल किए जाने के बाद एफपीआई का भारतीय बॉन्ड बाजार के प्रति आकर्षण बढ़ा है। वहीं दूसरी ओर एफपीआई ने अमेरिका में बॉन्ड पर यील्ड बढ़ने के बीच जनवरी में भारतीय शेयरों में 25,743 करोड़ रुपए की निकासी की है। एफपीआई ने दिसंबर में डेट बाजार में 18,308 करोड़ रुपए, नवंबर में 14,860 करोड़ रुपए और अक्टूबर में 6,381 करोड़ रुपए डाले थे।
जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी ने पिछले साल सितंबर में घोषणा की थी कि जून 2024 में अपने बेंचमार्क उभरते बाजार सूचकांक में भारत सरकार के बॉन्ड को शामिल करेगी। और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के राज्यसभा में शपथ ग्रहण को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति कार्यालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है। राज्यसभा की कार्यवाही सूचीबद्ध एजेंडे के में उसके द्वारा विनियमित होती है, जिसे बुलेटिन में अधिसूचित किया जाता है। सूत्रों के मुताबिक संजय सिंह का शपथ ग्रहण सदन के कामकाज में सूचीबद्ध नहीं था और इस मामले पर राज्यसभा से कोई संचार कभी भी राज्यसभा सभापति के विचार के लिए नहीं। तो इस तरह का संचार कभी भी राज्यसभा के सभापति के सामने नहीं लाया गया। हालांकि कुछ आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने सभापति से मुलाकात की थी और उन्हें लागू नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया। सदन द्वारा यह निर्देश पारित किया जा चुका है कि संजय सिंह का निलंबन तब तक लागू रहेगा जब तक विशेषाधिकार समिति रिपोर्ट पर विचार नहीं कर लेती। यह मामला संजय सिंह के पिछले कार्यकाल का है और इसका इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि इतिहास में सबसे ज्यादा नाक रगड़कर माफी मांगने और अपनी बात से यू टर्न लेने के लिए यदि किसी का नाम दर्ज है तो वह अरविंद केजरीवाल का है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के लोग 2013 से लगातार बिना सिर पैर के आरोप लगाते रहे हैं। जिस प्रकार से किसी भी प्रोडक्ट पर यदि लिखा जाए मेड इन चाइना तो एक मन में संदेह पैदा होता है कि कितने दिन चल सकता है, इसकी वारंटी कितनी चल सकती है। वैसे अरविंद केजरीवाल भी उनकी बातों से आज कोई भरोसा उनकी बातों पर नहीं बचा है। सबसे ज्यादा इतिहास में नाक रगड़कर माफी मांगने का और अपनी बातों से यू टर्न करने का इतिहास अगर किसी का है तो वो अरविंद केजरीवाल का है। अरविंद केजरीवाल जी, आपने तो पहले भी कहा था कि कोई सीबीआई का ऑफिसर ऑफर दे रहा है बीजेपी ज्वाइन कर लो, उस पर आज तक शिकायत दर्ज नहीं करवाई आपने। ये लगातार 2013 से इस प्रकार के बिना सिर पैर के आरोप आम आदमी पार्टी के लोग अपनाते हैं, लगाते हैं। आज जब इन आरोपों पर सबूत मांगने आपके द्वार पुलिस पहुंची है तो उनका सहयोग कीजिए, सबूत दीजिए, विधायकों का नाम बताइए। एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट 7 से 9 फरवरी तक विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के 23वें संस्करण का आयोजन दिल्ली में करेगा। सम्मेलन में केंद्र सरकार के मंत्री, नीति निर्माता और विशेषज्ञ शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में विकास और पर्यावरण के नवीन समाधान साझा करने और ऐसी रणनीतियां तैयार करने जो न केवल पर्यावरणीय स्थिरता बल्कि सामाजिक समानता को भी प्राथमिकता दे, इस पर चर्चा की जाएगी। इस अवसर पर टेरी की महानिदेशक विभा धवन ने बताया कि इस सम्मेलन के माध्यम से दुनिया और खासकर ग्लोबल साउथ में पर्यावरण को साथ लेकर सतत विकास पर चर्चा की जाएगी। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, हम देखते हैं कि दुनिया की ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल हो, कैसे हो सकती है, क्या टेक्नोलॉजीज आई हैं और क्या और ज़्यादा करना चाहिए, और हम ज़्यादा ग्लोबल साउथ की तरफ कंसंट्रेट करते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से पूरी अयोध्या नगरी राममय हो चुकी है। जय श्री राम के जयघोष से अयोध्या की हर गली गुंजायमान है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। वहीं ठंड के बीच भी भक्तों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। रामलला की एक झलक पाने के लिए देश विदेश से आए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही भक्त रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कोई समूह में चलकर तो कोई पैदल नंगे पांव चलकर अपने अपने तरीके से अपने आराध्य को खुश करने में और उनकी पूजा अर्चना करने में जुटा हुआ है। और खबर क्रिकेट के मैदान से, भारत ने विशाखापट्टनम टेस्ट को 106 रन से अपने नाम कर लिया है। भारत ने दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन दूसरी पारी में इंग्लैंड को 292 रन पर समेट दिया। इंग्लैंड ने आज 67 रन से आगे खेलना शुरू किया। हालांकि भारतीय गेंदबाजों के सामने टीम पूरी तरह से बेअसर दिखी और 69.2 ओवर में ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड के लिए जैक क्राउली ने सबसे अधिक 73 रन बनाए। उनके अलावा सभी बल्लेबाज सस्ते में पवेलियन लौट गए। वहीं भारत के लिए जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन ने 3-3 विकेट झटके। मुकेश कुमार, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने एक-एक विकेट लिए।
तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।